जी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तोशा खाना के केस में यह फैसला किया गया है। इमरान खान के पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो तहाइफ हैं वो हासिल करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए हैं और उनकी अहलिया ने भी कुछ तहाइफ तकाजे पूरे किए बगैर अपने पास रखे, जिसकी वजह से उनको ये सज़ा सुनाई गई है। लेकिन हम कुछ हक़ाइक़ मज़ीद आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान और उनकी अहलिया ही ने सिर्फ जो तोशा खाना के तहाइफ हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठाया। कि माजी में भी बहुत सारे से सरबराहान मुमलिकत बहती गंगा में हाथ धो चुके हैं। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ। मसलन शौकत अजीज़ से लेकर शहबाज शरीफ तक बहुत सारे वज़ीर आज़म ऐसे हैं जिन्होंने तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उनसे फ़ायदा उठाया है। अब इसमें आसिफ जरदारी साहब हैं, उन्होंने एक लेक्सस और एक BMW जिसकी कीमत 10 करोड़ 7 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा थी, लेकिन 26 जनवरी 2009 को इन गाड़ियों को अपने पास रखने के लिए 1 करोड़ 61 लाख 70 हज़ार रुपये अदा किए और ये तहाइफ रख लिए। मई 2021 को नवाज शरीफ की अहलिया को मौसूल होने वाला एक लहदा तोहफा 58 लाख रुपए के मुकाबले में सिर्फ 29 लाख रुपए अदा करके रख लिया गया। नवाज शरीफ और उनकी अहलिया कुलसूम नवाज को कम से कम 65 तहाइफ मौसूल हुए। साबिक वज़ीर आज़म ने इन तहाइफ में से ज़्यादातर अपने पास रखे, जिसमें महंगी घड़ियां और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी शामिल थी। जनवरी 2016 में नवाज शरीफ ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए के तहाइफ वसूल किए, जिन्हें अपने पास रखने के लिए 76 लाख रुपए अदा किए। फरवरी 2016 में नवाज शरीफ ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा के तहाइफ अपने पास रखने के लिए 32 लाख रुपए से कुछ ज्यादा की अदायगी की। मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा, उन्होंने 13 जनवरी 2016 को 5 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद के कीमती तहाइफ हासिल करने के लिए 1 करोड़ 8 लाख रुपए अदा किए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अहलिया समीना शाहिद ने अक्टूबर 2017 में एक ज्वेलरी सेट के एवज 1 करोड़ 99 लाख रुपए अदा करने के बाद 9 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद का तोहफा अपने पास रखा। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे नादिर खाकान ने 17 अप्रैल 2018 को 1 करोड़ 70 लाख रुपए की घड़ी रखने के लिए सिर्फ 30 लाख रुपए अदा किए। इसी तरह उनके दूसरे बेटे अब्दुल्ला खाकान ने भी 55 लाख रुपए की घड़ी के मुकाबले में 10 लाख 90 हज़ार रुपए अदा किए और तहाइफ अपने पास रख लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने 5 दिसंबर 2017 को मुतअद्दिद तहाइफ अपने पास रखे, जिनकी मालियत कम से कम 4 करोड़ 40 लाख रुपए थी, ताहम ख्वाजा आसिफ ने इन तहाइफ के हुसूल के लिए 88 लाख रुपए अदा किए। यानी 4.4 करोड़ रुपए के तहाइफ 4 करोड़ से ज़्यादा के 4 करोड़ 40 लाख थे, इनफैक्ट ये एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज, और उसमें उन्होंने सिर्फ 88 लाख रुपए अदा करके ये रख लिए। परवेज़ मुशर्रफ ने ज़्यादातर तहाइफ मुफ्त हासिल किए, जबकि कुछ की मामूली कीमत अदा की। 22 अप्रैल 2006 को उन्होंने एक टोयोटा लेक्सस तोहफे में दी गई, जिसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका क्योंकि साबिक सदर ने तोहफा जाहिर तो किया था, लेकिन वो इसे सरकारी ख़जाने में जमा नहीं कराया था, और चूंकि सरकारी ख़जाने में जमा नहीं हुआ इसलिए उसकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं लगा और उन्होंने वो गाड़ी अपने पास रखी। इनके जो वज़ीर आज़म थे शौकत अजीज़ साहब, उन्होंने भी ये किया। उन्होंने भी उसी रोज़ टोयोटा लेक्सस को जाहिर किया, लेकिन तोहफा जमा नहीं कराया, जबकि साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान ने टोयोटा VXR को जाहिर किया, लेकिन तोहफा जमा नहीं कराया। और ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे चौधरी शुजात साहब हैं, फिर तारड़ साहब जो सदर पाकिस्तान थे वो हैं, फिर और बहुत सारे ऐसे वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, और भी बहुत से सियासतदान हैं जिन्होंने अपने पास तहाइफ तो रखे और उनकी बहुत या तो कम कीमत अदा की या कीमत अदा नहीं की, जाहिर तो कर दिया लेकिन जमा नहीं कराया। तो बहुत सारे बेज़ाब्तियाँ माजी में भी हमने देखी हैं। लेकिन बहरहाल आज एक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को, यानी साबिक़ खातून अव्वल को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और माली जुर्माना अलग हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, आज इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है, और कल भी एक फैसला आया था जिसमें हमने देखा था कि 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अब तहरीक इंसाफ का इसमें मौक़िफ़ यह है कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। कल वाले केस में भी उनका ख्याल था कि जी 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ है शामुल कुरैशी का, या उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होने होते हैं वो नहीं हुए। 2 दिन में सारे गवाह भुगता दिए गए। आपको क्या लगता है कि वाकई इसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए इन दोनों केसेस में? जी बिल्कुल नहीं हुए, और इसमें जो कोई बहस की ऐसी बात ही नहीं, क्योंकि तगासे को मौका दिया गया इस तगासे अपने गवाहान भी पेश करे, और वो गवाह भी
ऐसे गवाह जिनकी जिरा भी उन्होंने इस तरासे के गवाह से ही करा। ये भी देखे सितम ज़रीफी कि जिस पार्टी के गवाह पेश हो रहे हैं उसी फरीक को कहा जा रहा है कि तुम अपने गवाहों पे जिरा कर लो। तो वो क्या, और मुल्ज़मान जिनके वो वकील नहीं है, जिनके मुखालिफ वो वकील हैं, वो कहे जा रहे हैं कि हमारे ये वकील नहीं है। एक मुल्ज़िम ने तो फाइल ही फेंक दी और दुरुस्त किया उसने, और क्या कर उसने ये थोपे जा रहे थे खुदा। तो उसने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है, और ये किस कानून के तहत है? कानून किसी के तहत नहीं हो सकता, ये तो शरीअत एंड ऑनेस्टी ऑफ जस्टिस है। और ये फिर दूसरा ये कि उनके बयान नहीं लिखे गए मुल्ज़मान के 340(2) के तहत, 340(2) के तहत भी और 342 के तहत भी। तो ये उनके अपनी तबदील थी, वो 342 के तहत भी देते। फिर 340 की जो शिक एक है उसमें कि टू देयर ओन काउंसिल अपनी मर्जी का वकील उनके साथ होगा, इसी सेक्शन में ही लिखा हुआ है जी। फिर ये है कि सिर्फ यही नहीं कि उनको अपना मौक़िफ़ बयान नहीं करने दिया। जो जब मौक़िफ़ आप बयान कर रहे होते हैं 342 की जब आप बयान दे रहे होते हैं तो उसमें आखिरी सवाल यही होता है कि आप अपनी सफाई में कोई सबूत या शहादत पेश करना चाहते हैं जी। अब अगर वो अपनी सफाई और सबूत की में शहादत ये पेश करें, अपनी सफाई का ये ले एक तरह से मौक़िफ़ कि ये एडवर्स बहुत ही बुरी, अगर मेरे खिलाफ मेरे हक में कोई बात ना मानी जाए, सारी मेरे खिलाफ भी जाए, तो देखना ये है। और इसलिए के लिए रिकॉर्ड आप गवर्नमेंट से, प्रोसिक्यूशन से कहें कि मुहैया करे ये तोशा खाना का, जुनेदो साहब से लेके कादिर साहब तक, कि ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस क्या रही है। क्या मैंने डिपार्ट किया है, मैंने गुरेज किया है, नाराज किया डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस से, या डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस यही रही है जिसके मुताबिक मैं कहता रहा हूँ। अगर डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस यही रही है तो फिर तो कोई जुर्म ही नहीं किया मुल्ज़िम ने, तो वो उसका मौका भी नहीं दिया कि वो अपनी सफाई में जो कुछ पेश करना चाहे, वो जो सबूत पेश करना चाहे, तो तलब करना चाहे, वो उनको पेश करने का के लिए तलब करे अदालत, तोशा खाना का सहारा ये, और गवाह जो ये पेश करना चाहे, मुल्ज़िमों से पूछा ही नहीं गया कि आप कोई गवाह अपने मौक़िफ़ के हक़ में अपनी सफाई में पेश करना चाहते हैं, वो भी नहीं पूछा। तो ये तो दोनों केसेस में बहुत डेयर डेविल किस्म का ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस हुई है, इंसाफ तो नहीं हुआ इसमें। तो मैं समझता हूँ वो वकला जिन्होंने जज साहब की मांग के बाद और गिरा की है कोई 16-17 वकला पे, गवाहान पे, मुल्ज़िमों की बिहाफ पे, जबकि वो प्रोसिक्यूशन के वकील थे, उनकी हाजिरियां लगी हुई है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो वो वकला उनके खिलाफ ये डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। ये पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल है, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल या जहाँ भी वो रजिस्टर्ड है, उसके खिलाफ ये एक तादीदी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लाइसेंसेस कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि इस किस्म के कॉन्डक्ट से तो पेशाए वकालत बहुत बदनाम होगा। मैं एक पार्टी का वकील हूँ और दूसरी पार्टी के लिए काम करना, इससे तो बहुत बदनाम होगा पेशा। और तो सर अगर आप इसमें भी जिससे भी मिसकॉन्डक्ट की है, जिन्होंने ये काम किए हैं और ना बगैर 342 का बयान लिए, ना चॉइस दिए 340 की शेल दफा 2 के तहत, ना 340 सेक्शन की दफा 1 के तहत वकील उन पे थोप दिए जो कि उनकी मर्जी के नहीं थे। ये सब मिसकॉन्डक्ट है।
सही है। तो इसमें एतजाज साहब, अब आप जैसे कि कह रहे हैं कि मिसकॉन्डक्ट भी है और इरेगुलरिटीज़ भी हैं, और आप वकला के खिलाफ भी आप कह रहे हैं तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, तहरीके इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में जाए, मेन अपील में जाए, या इसके रीट्रायल की दरख्वास्त लेकर जाए? क्या करना ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली होगी? नहीं, उनको तो मेन अपील पे भी कर लेना चाहिए, पर मेन अपील से ज़्यादा उनको इस वक्त जरूरत ये है कि ये जो कन्विक्शन है ये ख़त्म हो। और ये हो सकती है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस उजलत के साथ काम ले जिस उजलत के साथ उसने नवाज शरीफ की कन्विक्शन को ख़त्म किया। नवाज शरीफ की कन्विक्शन पर उसकी अदालती कार्रवाई में कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जिस तरह का इसमें हुआ कि आपने वकील को का इजाज़त दे दिया और इख्तियार दे दिया इस्तगासे को वकील को कि वो जिरा करे गवाह, इस्तगासे के गवाहों पर, उस पर ही मबनी आपने सजा दे दी है। तो ये चीज़ तो इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस को चाहिए कि जब अपील फाइल हो इस केस में तो वो फौरन उसको उसी दिन तलब कर ले और उसको कहें कि ये आप एक्सप्लेन कर दें ये किस कानून के तहत ये हो सकता है। अगर वो एक्सप्लेन करते हैं, बता देते हैं कोई कानून कि वकील को आप सौंपा जा सकता है, आपकी मुखालिफ पार्टी का वकील आपके, तो फिर ठीक है, नहीं तो उसको उसी पर सस्पेंड करें इस कन्विक्शन को, इन दोनों कन्विक्शन से। सही है। तो एतजाज साहब, अब इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आप क्या देखते हैं? इलेक्शन से चंद दिन पहले एक फैसला आ गया और उसमें जो है वो सजाएं हो गई। आज इमरान खान की अहलिया भी जो है वो जेल में चली गई हैं। तो आप इसकी सियासी असरात क्या देखते हैं आने वाले इलेक्शंस पे? अब ये कहा नहीं जा सकता कि भी क्या पीटीआई का वर्कर डिमोरलाइज होकर घर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तो हार गया हूँ, और या पीटीआई का वर्कर ज्यादा पुरजोश होकर निकलता है और वो ज्यादा निकलता है कि ये वो समझता है कि बड़ी ज्यादती हुई है, और उसका तरीका यही है कि बजाय 9 मई की तरह कोई एक्शन कर दे, वो समझता है कि 8 फरवरी को हम इसका तदारुक करेंगे, जाकर वोट डालेंगे और बिल्कुल पुरअमन रहेंगे और वोट डाल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे पोलिंग स्टेशन पे। तो ये अब उन पे डिपेंड करता है वो किस किस्म की स्ट्रैटेजी लेते हैं, तो उससे पता लगेगा कि इसका फायदा हुआ है हुकूमत को कि नुकसान हुआ है इन फैसलों का। सही है। तो एतजाज साहब, आमतौर पर इस तरह के फैसले में हम देखते हैं कि एक सियासी जमात मुतासिर होती है और बाकी सियासी जमातें उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर, सियासी फ़ायदा उठाने के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। इस वक्त भी हमने देखा कि मैदान में कुछ सियासी जमातें जिनको लग रहा है कि वो सियासी तौर पर फ़ायदा उठाएंगी, लेकिन आप नहीं समझते कि दहाइयों के तजर्बे के बाद सियासी जमातों को, चाहे उनकी मुखालिफ सियासी जमात के साथ एक सियासी नाइंसाफ़ी हो रही हो, उनको कम से कम इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? ये दहाइयों का तजर्बा ही नहीं, जो सदियों का सच है और सदियों की हकीकत है, उस पर कान धरना चाहिए। क्योंकि सूफियों ने तो ये कहा है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो ये तो हर एक पे आना है, और अगर हम इतनी स्पेस देते जाएंगे इस इस्टेब्लिशमेंट को कि वो हर जिस लीडर से चाहे वो ये करे, जिस लीडर से, जिस पार्टी से चाहे उसका निशान ले ले और वो उसको मुंतशर कर दे, तहदील करने की उसका इख्तियार नहीं है सियासी जमात को, लेकिन उसका निशान लेके उसको 50 निशानों में बांट के मुंतशर कर दे, तो ये तो फिर सबसे हो जाए। फंडामेंटल राइट तो खत्म हो गया, आर्टिकल 17 का भी खत्म हो गया, राइट ऑफ वोट भी फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ सिंबल भी फंडामेंटल राइट है। ये बीबी शहीद के फैसले में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के 12 जजों ने ये कहा था कि राइट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ सिंबल इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। और वो अगर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही खत्म कर सकता हो
तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब पे हावी हो गया। और अगर वो एस्टेब्लिशमेंट का इसी कदर खैर खा है जिसमें ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर 3 मरतबा सिकंदर और 3 मरतबा सुल्तान और 3 मरतबा राजा, ये जितना है तो फिर तो कोई सियासत नहीं रह जाएगी, सियासी जमातें नहीं रह जाएंगी और बारी बारी एक एक करके सबको ही खत्म कर लिया जाएगा। सही है। एतला साहब, ये जो तोशा खाना का मामला है, इसमें चलें ये चीज़ तो अपनी जगह क्या आप समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, ट्रायल सही से नहीं चला, उसमें कोई कानूनी तौर पर लकूनाज हैं, ये अपनी जगह पर। लेकिन क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इसमें तो बहुत सारे सियासतदानों की पूरी फहरिस्त है जिन्होंने तोशा खाना से तायब लिए हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इमरान खान, उनकी अहलिया ने कुछ ऐसे जो कानूनी प्रोटोकॉल्स थे वो फॉलो नहीं किए जिसकी वजह से उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है? यानी कानूनी तकाजे अपनी जगह जो इस केस के होते हैं, लेकिन तोशा खाना से तहाइफ लेने के भी तो कुछ कानूनी तकाजे थे, क्या वो पूरे हुए में आपके ख्याल में? देखिए, इस केस में जिरा सारी की है सरकारी वकला ने। जिरा में असल में सच निकलता है, जो तय तक पहुंचते हैं वो जिरा के जरिए होता है। और दूसरी ये है कि जो डिफेंस नहीं लेने दिया उनको, 342 की स्टेटमेंट नहीं देने दी और उनसे खुद ही सब कुछ वो कर लिया, वो उसके वजह से ये जो सच बयान करना था मुल्जिमों ने अपनी तरफ से, जो उनका सच था वो तो मौके पे आया ही नहीं, वो तो रिकॉर्ड पे आया ही नहीं। तो ये कहना कि ये क्या किस कदर उन्होंने वायलेशन किया, ये तो की ही नहीं जा सकती। ये तो जैसे मैंने कहा कि एक इनिंग्स खेली है T20 के मैच में और अंपायर बेल उसे उठा के और पेविलियन में आ गए और वापस अब जाने को तैयार नहीं, उन्होंने फैसला सुना दिया है कि जो टीम पहले खेली है वो जीत गई है, दूसरे को मौका ही नहीं दिया। तो ये तो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं हो सकता। और अगर मियां नवाज शरीफ जश्न मना रहे हैं और उनकी पार्टी बड़ी खुश और मिठाइयाँ बांट रही है, तो उनको सोचना चाहिए उनके बारी भी फिर ये हो सकता है अगर ये स्पेस दे दी। बिलावल तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल खुश नहीं है कि इससे किसी कैद में रखा जाए और इसको सजा सुनाई जाए इस तरह, पर नून लीग वाले तो बाकायदा खुशियां मना रहे। सही है, बिल्कुल ठीक है। सर, मुझे अब आखिर में ये बता दीजिए एतला साहब कि आपके, चूंकि आप कह रहे हैं कि इस फैसले में काफ़ी कमज़ोरियां हैं, केस के जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, अब अगर अपील में जाते हैं तो आप कितना जल्द और आपको क्या लगता है कि क्या रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को और उनकी अहलिया को? देखिए, पहली तो बात यह है कि उनकी इस वजह से किस बिना पे उनको सजा हुई है ये समझ ही नहीं आती, क्योंकि उनको तो वो तो एक आध दफा भी पेश हुई है आखिरी 1-2 दिन में, जिसमें इन्होंने 18 गवाह उनकी शहादतें ली हैं और जिरा उन्हीं के वकला से कराई है, मुल्जिमान के गवाह ने तो जिरा भी नहीं की। और उसके बाद उनको एकदम 15 घंटे 16 घंटे मुसलसल करके ये बजाय समाप्त करके वो उनको सजाएं दे दी हैं। ये तो लगता है, जो सबसे अहम बात है कि ये सिर्फ 8 फरवरी के लिए किया गया कि 15 घंटे अदालत बैठे जेल में, 15-16 घंटे बैठे 18 गवाह को जिरा भी उनके अपना बयान भी, फिर जिरा सब कुछ उसमें हो जाए और मुल्जिमों को भी मौका न दिया जाए कि वो अपनी 342 की स्टेटमेंट दे सके, अपने दिफा अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। तो मौक़िफ़ के हक में गवाह या शहादतें पेश करनी या सबूत पेश करना, तो कुछ वो अपना बयान भी नहीं कर सके कि हमारा ये दिफा है, हमारी ये सफाई है कि ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस को, पिछली डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस सारी को देखा जाए और मुआवजा किया जाए। अब अगर ये भी नहीं करने दिया गया तो फिर ये फैसला किस तरह बरकरार रह सकता है? ये तो 15 मिनट में आपने जज साहब ने, जिसने बैठना है हाईकोर्ट के जज साहब ने, वो उन्होंने 15 मिनट में उन्हें पहले सवाल कर लेना है
अटॉर्नी एडवोकेट जनरल से कि भाई साहब आप ये बताएं कि आपने जिरा नहीं करने दी और जिरा मुकरा से करा दी और 342 का बयान नहीं दिया मौकफ नहीं दिया मुल्जिमों का कि उनका सफाई है क्या, सफाई का मौकफ क्या है, और कोई शहादत और सबूत उनको पेश नहीं करने दी। आपने एक इनिंग्स पे T20 का मैच का फैसला कर दिया। ये बताएं क्या इसका कौन सा इसका नजीर मिलती है इससे, उनको नहीं मिलेगी। तो उसके बाद ये फैसला तो 15 मिनट में मुअत्तल हो जाएंगे दोनों का। सही। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिला इम्तियाज हो करे काम और उतनी उजलत में करे जितना नवाज शरीफ के लिए हुआ था कि उसकी जिस तरह ये कन्विक्शन कुछ बन गई थी और उनकी अपीलें एक्सेप्ट हुई थी। वरना अगर ये उस स्पीड पे जाएंगे ये पहले इनके ये दूसरे जो बानी चेयरमैन है उनके और उनके कुलीग के फैसले, शाह महमूद के फैसले या बिजला बीबी के फैसलों को की ताकीद से ये करते रहे उनकी कार्रवाई, फिर तो कुछ वक्त लग जाएगा। पर ये 15 मिनट में ये फैसला मुअत्तल होगा हाई कोर्ट से अगर कोई बाशऊर और दर्दमंद और कानून की नज़ीरों के मुताबिक चलने वाला जज हुआ तो ये 15 मिनट में ठीक है। बहुत शुक्रिया। एतजाज अहसन साहब कह रहे थे कि ये फैसला 15 मिनट में मुअत्तल हो सकता है, इन फैसलों में इतनी ज्यादा कमजोरी। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कानूनी टीम का हिस्सा है बहुत सारे अहम केसेस में। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। शुएब साहब अब फैसला तो आ गया, 2 फैसले आ गए, कल भी एक फैसला आया, आज फिर तोशाखाना के आ गया, 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई। अब तहरीक इंसाफ की कानूनी हिकमत अमली क्या होगी इन केसेस में? देखिए इस फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक शख्स को हक के दिफा दिए बगैर, उनको सुने बगैर, उनके वकला को जेल में नहीं जाने दिया गया, उसकी कोई कानूनी तौर पर इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है। कागज का एक टुकड़ा है, उसके अलावा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंशाल्लाह हम होपफुल हैं, इसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे और अपील जो उम्मीद है कि पहली तारीख पे ही आर्डर सस्पेंड हो जाएगा और बल्कि वकील इमरान खान का उस मुकर्रर कर दिया गया जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन का हिस्सा था इसी केस में। तो इस तरह के अगर मुकदमात और इस तरह के फैसले आने लग जाएंगे तो बदतरीन मिसालें कायम की जा रही हैं, निज़ाम इंसाफ को ख़राब करने बल्कि इंसाफ का कत्ल करने के मुतरादिफ है। सही है। शुएब साहब आप कह रहे हैं कि पहली ही समाअत में ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा, लेकिन ऐसी ही तवक्को आपको तोशाखाना के उस फैसले से भी थी जो हुमायूं दिलावर साहब ने दिया था। तो हुमायूं दिलावर साहब का फैसला भी आप जानते हैं कि अब जब आप गए थे अदालत के पास तो अदालत ने 21 दिन के तो नोटिस किए थे और उसके बाद फिर 4-5 समातें हुई थी, उसमें भी हफ्ता 1.5 हफ्ता लगा था। तो आप किस तरह से ये तवक्को कर सकते हैं कि पहली समाअत में उठ जाएगा? आप जानते हैं कि फरीकैन को नोटिस होंगे और नोटिस के लिए टाइम दिया जाएगा, फाइलें पढ़ने, देखने, मंगवाने, रिकॉर्ड मंगवाने के लिए। तो पहली समाअत पर कैसे उड़ेगा ये? देखें उस वक्त भी चूंकि जज साहब थे, जस्टिस आमिर फारूक साहब, अब भी अगर उनके पास लगेगा तो 1-2 तारीखें हो सकती हैं। चले 1-2 तारीखों का मतलब है उस वक्त भी डिले करने की कोशिश हुई थी, अब भी शायद हो जाए तो हफ्ता लग जाएगा, चले 2 हफ्ते लग जाएंगे, चले आपके बकौल 3 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। 2-3 हफ्ते में अगर ये 2-3 हफ्ते भी लगते हैं शुएब साहब तो इलेक्शन गुजर चुके होंगे, तो फिर ये बताइए कि इलेक्शन के ऊपर किसका, इन फैसलों का क्या असर पड़ेगा? देखिए इलेक्शन के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि इस इलेक्शन से ये होगा कि जो वर्कर्स जिनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है वो और जुल्म के खिलाफ नफरत में जुल्म का बदला वोट से, तो हमारा नारा है। हम समझते हैं कि इस वक्त तो इमरान खान दिलों का हुक्मरान है। इमरान खान के विजन को लेके उनके जो भी वर्कर्स हैं वो इस वक्त फील्ड में हैं और निकले हुए हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर हाल में इंशाल्लाह पीटीआई के उम्मीदवार जीतेंगे और वो वर्कर्स बड़ी मेहनत से और जद्दोजहद से लगे हुए हैं और वो लगन में मज़ीद इजाफा हो गया है। क्योंकि मैं 2 मिसालें देता हूँ। तैयब अर्दगान को जब सज़ा हुई थी और वो जेल में था तो उनकी जो लोग थे, उनके वर्कर्स बाहर निकल आए, उनकी पार्टी जब जीत गई तो ना सिर्फ तैयब अर्दगान बाहर आया, उसको इंसाफ मिला और उसने हुक्मरानी की और आज तक वो हुक्मरान है। और उस वक्त जब वो हुक्मरानी ली उस वक्त $23 बिलियन का मखरूज था उनका तुर्की मुल्क। आज IMF तुर्की का $5 बिलियन का मखरूज है।
और आज की पोजीशन ये है कि तुर्की पूरी दुनिया में एक लिहाज से माना जाने वाला मुल्क है, क्योंकि जो अवाम के फैसले होते हैं वो हमेशा दुरुस्त होते हैं। आज अवाम के जो हीरो है, जो लोगों के दिलों का हीरो है इमरान खान, उसको आज ये सज़ा देने और उसको नाजायज़ तरीके से जेल में बंद रखने की जो साजिशी किरदार हैं, वो जो कुछ भी रोल अदा कर रहे हैं, वो ना तो वो सियासी बोनों को उसका फ़ायदा होगा, ना उन मुख्तदर तबकों हल्कों को, ना उन इदारों को जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं एक माफिया को हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने के लिए। सही। और ये एक जुल्म भी है, नाइंसाफ़ी भी है, जमहूरियत की भी नफ़ी है और आइन की खिलाफ वर्जी है और बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। सही है। लेकिन शोएब साहब, आप जाहिर है आप ये कह रहे हैं कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, केस में फैसला सुनाया गया है, लेकिन चलिए ये तो एक मामला है। दूसरी तरफ कहीं क्या ऐसा नहीं हुआ कि तोशा खाना से कई तहाइफ लेने के लिए जो कानूनी तकाजे थे वो भी पूरे नहीं हुए थे? यानी कुछ तहाइफ जाहिर किए गए लेकिन जमा नहीं कराए गए, तो उनकी सही वैल्यू नहीं लगाई जा सकी, असल उनकी कीमत से कम वैल्यू लगाई गई और चंद बाज़ तोहफों के लिए तो थोड़े पैसे देकर और वो तोहफे अपने पास रख लिए गए। तो कानूनी तकाजे तो वहां भी पूरे नहीं हुए, क्या आप ये नहीं समझते? नहीं, ये झूठ पे मबनी है, ये इल्ज़ाम, इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं इस केस को जानता हूँ। देखें, जो भी कोई तोहफा होता है उसको इवेलुएट करती है इवेलुएशन कमेटी, वो जो कि असेसमेंट एंड इवेलुएशन कमेटी एंड अप्रेजर होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। उन्होंने जो इवेलुएट किया, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं किया करता। उस इवेलुएशन के नतीजे में इमरान खान साहब ने वो पैसे जमा कराए, कानून कायदे की पूरी तरह ऑब्जर्व हुआ। ना तो उस इवेल्युएशन कमेटी को कोई इल्ज़ाम लगाया गया, ना उसको जेल में डाला गया, ना उसको मुल्ज़िम बनाया गया, ना उस अप्रेजर को मुल्ज़िम बनाया गया। तो लिहाजा इसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है इस इल्ज़ाम की। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो जो कानून के मुताबिक गाड़ियाँ लेने का हक ही नहीं है, वो रूल ही इजाज़त नहीं देते। और 6 लाख रुपए की मर्सिडीज़ ले ली नवाज शरीफ ने, वो भी वो क्या होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ी जी, और 6 लाख रुपए सिर्फ दे के, जो मेरा ख्याल है 6 करोड़ से भी ज़्यादा है मेरी एक राय में। तो इसी तरह की बाकी गाड़ियाँ ले भी नहीं सकते और आज तक उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ है और इस बात को कई साल हो चुके हैं। यही काम मरियम नवाज ने किया, यही यूसुफ गिलानी ने किया, यही जरदारी साहब ने किया। और बाकी जो छोटे मोटे गाड़ियाँ ये वो ताइफ के तो अनलिमिटेड तादाद है। आज तक ना किसी को पूछा गया, ना उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ, ना उनको सजा हुई। ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। उनको पता है इमरान खान आज निजात दहिंदा समझा जाता है मुल्क का। आज लोग उसको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। आज वो लोगों के दिलों का हुक्मरान है। लोग उसकी तरफ एक आस और उम्मीद की निगाह से देखते हैं। मेरा ख्याल है कि सिर्फ उसको सजा देने के लिए और लोगों को एक मायूसी फैलाने के लिए पीटीआई के वर्कर्स में ये सारा तुरफा तमाशा खेला जा रहा है। लेकिन ये तमाशा खेलना बहुत नुकसानदेह होगा मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन और कानून के लिए। और इसका नुकसान हमारे मुल्क की इकाइयों को तबाह और बर्बाद कर देगा और इसका नुकसान हमारी माशी अदम इस्तेहकाम में इजाफा करेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा करेगा। इसका सिर्फ नुकसान होगा मुल्क को, 25 करोड़ आवाम को, जो पहले ही माशी तबाही की दलदल में धकेले जा चुके हैं। और इसका मुल्क को ना फ़ायदा होना है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे तमाम इदारे और वो बोने सियासतदान सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। इसको मुल्क को माशी तबाही दे दी। इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को। शोएब साहब जी सही है। चलिए ये बताइएगा कि आज तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंस किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद तो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंटर पार्टी इलेक्शंस किस तारीख को होंगे? देखिए, वो हमारी लीडरशिप तय कर रही है। आज भी हमने वर्कर कन्वेंशन रखा था। जो ही हमने वर्कर कन्वेंशन के लिए वहां अपने ऑफिस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचना था, उससे पहले ही पूरा कर्डन ऑफ कर दिया उन्होंने। 2 रास्ते थे, दोनों बंद कर दिए। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। और बड़ी मुश्किल से मैं 2 बंदे लेकर के वहां पहुंचा, कुछ मीडिया के 2-3 अफराद। वो हमने बंद कमरों में या हमारे ऑफिस के अंदर थी। ना वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला था, ना किसी और चीज़ का। लेकिन अफसोस से कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम देखते रहे हैं और जो गलत किस्म की रिवायात थी वो सबके सामने नज़र आ रही हैं। और हमने देखा है कि जो फसाइयत का दौर गुजर रहा है ये इंतहाई गलत है। इसके बड़े तबाह को नताइज मुरतब होंगे। सही है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद होंगे, जनरल इलेक्शन से?
अभी मुझे उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता। सही है। मेरा ख्याल है इंटर पार्टी के इलेक्शंस के शायद बाद ही हों, लेकिन उसके मुझे ज्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन। मैं अपने हल्के में इलेक्शन के फौरन बाद 3 दिन होते हैं आजाद उम्मीदवार के पास कि वो किस पार्टी का हिस्सा बन सकता है। आपकी कोशिश और ख्वाहिश तो शायद ये होगी कि आप वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार हैं उसको पीटीआई में ज्वाइन करवा सकें और उसके लिए जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उससे पहले पहले जमा हो जाए, सर्टिफिकेट हासिल किया जा सके। तो इसकी बाद में भी इफादत उतनी होगी। जी मेरा ख्याल है कि इसी पर देखें, रजिस्टर्ड पार्टी तो है ना हमारी पार्टी, उसमें तो कोई अवाम नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसी कानूनी तकाजे को पूरा करने के लिए इंटर पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं और उम्मीद है कि अब मुझे नहीं पता कि इससे पहले होते हैं या इसके बाद होते हैं, तो इम्पैक्ट उसका लीगल तरीके से हमारी टीम देख रही होगी। चूँकि मैं तो अपने हल्के में हूँ, इस वक्त भी अपने इलेक्शंस की मैं बिजी हूँ, शायद मेरे नॉलेज में नहीं है ये तफसीलात, हमारा सेंट्रल सेक्रेटरीट उसको देख रहा है। तो जो भी कोई कानून के मुताबिक फैसला होगा वो हम सब उसको बहरहाल फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद कुछ पहलुओं पर और कुछ सियासी मामला जो इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में उन पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तोशाखाना केस, इस जो आज आने वाला फैसला है, इसकी प्रोसीडिंग्स, ट्रायल, इसके कुछ मजीद पहलुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, खुशामदीद कहते हैं। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ राना इब्रार खालिद साहब मौजूद हैं जिन्होंने स्टोरीज़ पे बहुत काम किया। राना साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जहांगीर साहब, ये जो पीटीआई का एतराज़ है कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, एतराज़ दुरुस्त है ये? देखें, ज़ाहिर है वो एक्यूज़ड हैं तो एक्यूज़ तो ट्रायल पे भी इतराज़ करता है, केस के मेरिट पे भी इतराज़ करता है, और वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉ का वो यही है कि आर्टिकल 10A के मुताबिक एक्यूज़ड को, जो भी एक्यूज़ड, चाहे इमरान खान हो, चाहे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर दूसरे हैं, नवाज शरीफ हो, आप, मैं हो, कोई भी हो, तो अगर उसके किसी के खिलाफ भी कोई एलिगेशन है तो उसको फेयर ट्रायल का मौका देना चाहिए। ये उसका बुनियादी हक है। इसको कोई अदालत, कोई इदारा, कोई भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन इसको टेक अवे नहीं कर सकती जी। वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट हैं और आर्टिकल 10A जो है अभी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है जी। लेकिन इस केस के पॉलिटिकली पहलू भी हैं, मेरिट पे भी पहलू हैं और प्रोसीजरल पहलू भी हैं जी। और इसके अंदर पॉलिटिकल काम जो मोरालिटी है वो भी इन्वॉल्व करती है कि अगर आपने लेट से कोई भी वज़ीर-ए-आज़म, हम किसी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे, इमरान खान की बात करें, तो अगर आपने तोशाखाना से कोई चीज़ें ली हैं तो वो आप इंटाइटल थे तो आप ले सकते थे, पहले भी वज़ीर-ए-आज़म लेते रहे हैं। तो अगर उसमें कोई आपने बाकायदगी कर दी है रूल्स में या रेगुलेशन में, तो उसके मुताबिक उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, रूल के मुताबिक उसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। ये एक अखलाकी बहुत बड़ा पहलू है कि अगर आपको एक इस्लामिक स्टेट, जो कोई भी स्टेट हो, अगर आप पे इतना ट्रस्ट करती है, आपको अपना बहुत करीबी दोस्त समझती है, उसने आपको एक तोहफा दिया है, तो आप जाके बाजार में बेचते हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में awkward लगता है। और अच्छा, इस तरह नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपस में आप देख लें, आप लोग जो आपस में आपकी दोस्ती होती है, आपको कोई चीज़ दे देता है तो आप फौरन जाके, तो मेरे ख्याल में अगर दुकान पे भेजते हैं आप, और वो फिर उस बंदे के पास ही पहुंच जाए जिसने तोहफा दिया हुआ है, या उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो आप समझते हैं कि अखलाकी तौर पर ये बहुत बुरी बात है ये जो? नहीं, मैंने कहा इसके लीगल भी रिपरकशंस है। अगर आपने कोई रूल की वायलेशन की है या आपने कोई ऐसा उसको सब स्टैंडर्ड किया जो नहीं करना चाहिए था, वो तो जो बंदा भी रूल्स की वायलेशन करता है वो ठीक है। तो जो प्रोसीजर इलीगैलिटी है उसका फायदा आपको पता है एक्यूज्ड को होता है। सही है। अब इस केस के अंदर क्योंकि जजमेंट अभी रिलीज नहीं हुई है, अगर जजमेंट आती है तो आप भी उसको देख सकेंगे, मैं भी देख सकूंगा, फिर हमारा राइट बनता है उसको क्रिटिसाइज करने का कि आया जजमेंट मेरिट पे पास की गई है या गवाहान के जो बयानात है वो ठीक है, उन पे क्रॉस एग्जामिन हुआ है, नहीं हुआ है, एक्यूज्ड को पूरा राइट दिया गया है, नहीं दिया गया है। फिर हम फेयर कमेंट्स जो है जब जजमेंट आ जाएगी तो उस पर ज्यादा मजीद खुल के कर सकते हैं। अभी तो हमारे सामने जजमेंट नहीं है कि उसके अंदर कोई लिक्विना है या नहीं है। तो एक इसका सियासी जरूर पहलू है कि सियासत में आपको पता है सजाएं जिन भी लोगों को होती है बाद में वो रिवर्स हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है, ये भी तारीख हो सकता है यही साबित करे। तो हमारे सामने जो तारीख मौजूद है उसमें यही होता है कि जब सजाएं वज़ीर-ए-आज़म को दे जाती हैं, चाहे वो उनके खिलाफ कोई एलिगेशन हो या ना हो, लेकिन सजाएं रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। राना साहब, एक चीज़ जो तहरीक इंसाफ एक पॉइंट उठा रही है बार बार, वो ये कह रही है कि जी दो पॉइंट्स हैं ना, एक तो ये कि आपने तोहफे लिए और कानूनी तकाजे आपने भी पूरे नहीं किए। दूसरा वो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें माजी में भी बहुत हुई हैं, यानी माजी में बहुत सारे लोगों ने तहाइफ या तो कम कीमत लगवा के ले लिए
गाड़ियां ले ली जो रूल्स में अलाउ ही नहीं करता था। तो माजी और इमरान खान का केस दोनों का मवाजना कैसे बनता है? जी, मैं इस पर आता हूं। पहले जो जदून साहब बात कर रहे थे, मैं ज़रा उसकी थोड़ी सी जो है उस पर भी को इलुबरेट कर लूं कि हमने देखा कि जो भी इमरान खान के खिलाफ केसेस किसी भी अदालत में चले हैं, इन्होंने केस लड़ने के बजाय कोर्ट से लड़ने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने हत्तल इम्कान डिले टैक्टिक्स यूज किए। आपने जब देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रेफरेंस था तोशा खाना के सिलसिले में कंसीलमेंट का एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के पास, आपने नहीं देखा कि किस हद तक मतलब फर्द जुर्म लगाना एक पूरा मतलब एक हिमालय सर करना बन गया था कि फर्द जुर्म नहीं लग रही थी। और जब फर्द जुर्म लगने के लिए गिरफ्तार किया गया तो आपने देखा कि 9 मई हो गया। तो उसके बाद भी अगर वो मुलजिम जो 9 मई करवा लेता है वो कहे मेरे साथ फेयर ट्रायल नहीं हुआ, कि वो फर्द जुर्म ही लगाने दे रहा था, और फिर उन्होंने वहां पर क्या हुआ, सारा चलता रहा केस, चलता रहा। पीटीआई के वकील गालियां देते रहे, जज से लड़ते रहे, सब कुछ करते रहे, उसके खिलाफ फेक सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई। उसके बाद सिर्फ ये हुआ कि पहले वो गवाहों की फहरिस्त नहीं दे रहे थे, ठीक है, जब केस एंड पर पहुंचा, फैसले पर आया, तो उन्होंने एक लिस्ट विटनेस की दे दी। अब वो सारा केस, वो डिसीजन इस बात पर गिर गया कि जी उनके गवाहों को नहीं सुनोगे, हालांकि वो इरेलीवेंट थे। ये भी फैक्ट है। अब मैं यही पूछता हूं कि नहीं, वो इररिलेवेंट थे या रेलेवेंट थे, वो तो आप सुन के फैसला कर सकते हैं। जब आप 3 महीने गवाहों की लिस्ट ना दे रहे हो, जब केस फैसले पर पहुंच जाए, उस वक्त आप कहें कि नहीं हमारे गवाहों को सुनो, ठहर जाओ, तो मतलब ये कैसा तरीका नहीं? तो फिर भी क्या जज को सुन नहीं लेना चाहिए गवाहों को? सुन लेना चाहिए था। मैं कहता हूं कि नहीं, मतलब एक हफ्ता लेट आ जाता फैसला, कानूनी तकाज़े, लेकिन सुन लेना चाहिए। लेकिन इससे मैं ये कह रहा हूं कि इससे डिसीजन की कोई सेहत मुतासर नहीं होती। जी, मैं केस को जानता हूं क्योंकि मैंने ये स्टोरी डिस्क्लोज की है, मैंने इसके ऊपर काम किया है, और ये नैब वालों ने जो रेफरेंस बनाया है, ये सारा वही मेरी स्टोरी है। नैब वालों ने मुझे 3-4 मतलब मुझे चेयरमैन नैब मिला, मुझे डीजी नैब 3 मरतबा, नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम जो मुझसे ब्रीफिंग बाकायदा वो मेरा जो सवाल था बुनियादी पावर पॉइंट पर ब्रीफिंग, मैं उसी पर आ रहा हूँ ये सब कुछ हुआ। बात ये है कि पहली बात कि ये कहते हैं तोहफे, मेरा तोहफा मेरी मर्जी, जनाब ये नहीं है। फिर कहते हैं ये पिछले हुक्मरानों ने भी तोहफे लिए थे, उन्होंने भी सस्ते लिए, लेकिन पिछले किसी हुक्मरान ने तोहफा बाजार में बेचा नहीं है। बेचना जुर्म है? नहीं, वो एक प्रोसीजर है। चलिए अखलाकी तौर पर तो ये हो मैं आपको बताता हूँ, मिसकंडक्ट का एक पूरा प्रोसीजर है। मैंने इसके ऊपर एक ओपन लेटर इमरान खान को भेजा था बनीगाला के एड्रेस के ऊपर। वो ओपन लेटर सलीम साफी साहब ने रोजनामा जंग में छापा अपने कॉलम में। उसमें मैंने बताया कि ये एक पूरा मिसकंडक्ट का प्रोसीजर है। 12 वायलेशन हुई। अगर आपके पास टाइम है मैं 12 की 12 बता देता हूँ। सबसे पहली वायलेशन ये हुई कि रूल्स के मुताबिक जब भी कोई हुकूमती ओहदेदार गैर मुल्की दौरे पर जाता है और उसको वहां का सरबराह हुकूमत या कोई भी गिफ्ट देता है, सरकारी गिफ्ट जिसको स्टेट गिफ्ट कहते हैं, वो मिलता है, तो उस मुल्क में मौजूद पाकिस्तान का सफीर पाबंद है इस बात का, उस पर ऑब्लिगेशन है कि वो तोशा खाना के इंचार्ज को रिपोर्ट करे कि फला फला तहफ फला फला को मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 70 साल में ये फॉलो नहीं हुआ। पहले होता रहा, सबसे पहले इन्होंने फॉलो नहीं हुआ ना। ये तो बेशुमार हमारे पास और भी चीजें पड़ी हुई हैं, मेरी बात सुनो, जिसमें वो तमाम हमारे सरबराहान मुमलिकत जिन्होंने तोहफे या तो जाहिर नहीं किए, जाहिर जमा नहीं कराए, जाहिर करने वाली बात बाद में आ रही है। सबसे पहले यह है कि इन्होंने सफीर को रोक दिया रिपोर्ट करने से। इमरान खान के मामले में जहां जहां भी इनको ताइफ मिले, जिस दौरे में भी, वहां मौजूद पाकिस्तान के सफीर ने रिपोर्ट नहीं किया। फिर ये ताइफ घर ले जाते थे। रूल्स के मुताबिक आपने तोहफा तोशा खाना में जमा कराना है और एप्लीकेशन देकर, हैंड रिटन एप्लीकेशन विद अंडरटेकिंग, वो देकर आपने उसकी प्राइस एवेल्युएशन करानी है। बाकायदा FBR से अप्रेजर आना होता है और मार्केट से अप्रेजर आता है। तो वो सारा प्रोसीजर इन्होंने फॉलो नहीं किया, बल्कि ना प्राइस एवेल्युएशन कमेटी बनी। बिल्कुल सही है। तो आप चलें, बुनियादी इसमें सवाल फिर ये पैदा होता है जो मैं जदून साहब के सामने रख देता हूँ। जदून साहब कि अगर ये सारी इरेगुलरिटीज हुई हैं तो फिर ज्यादा बेहतर ना होता कि केस में वो तमाम तकाजे पूरे कर लिए जाते ताकि ये सारा दूध का दूध पानी का पानी सामने आता और ये एतराज भी न उठता कि जनाब ये अनड्यू हेस्ट का मुजाहरा किया गया है,
अब देखें ना, कानूनी और तकनीकी तौर पे ये चैलेंज हो जाएगा ये फैसले कि जी इसमें गवाहान नहीं हुए, जिरा नहीं हुई। जैसे कि कल वाले केस में भी हमने देखा था, उसमें भी हुआ कि जी 342 का बयान नहीं हुआ, 342 के बयान के बाद फाइनल आर्गूमेंट नहीं हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई के। तो ये बेहतर ना होता कि कानूनी तकाजे इसमें पूरे हो जाते ताकि ये केस पूरी तरह से बेनकाब हो जाता? नहीं, ये बात किसी हद तक दुरुस्त। देखें, अगर आपने एक स्ट्रांग केस बनाना है तो ये मेरी जाती ओपिनियन है, हो सकता है कोई इससे एग्री करे ना करे जी, लेकिन अगर आप केस को सही चला रहे हैं तो आखिर में आके आपके 2 दिन के अंदर सारे केस का अगर सत्यानाश कर देंगे तो देखिए ये प्रोसिक्यूशन का केस है, आप किसी को सजा देना चाहते हैं, उसको जेल के अंदर रखना चाहते हैं, तो उसके फंडामेंटल राइट में अभी आपको है फेयर ट्रायल है। तो अगर इसमें कोई चीज डेंट रह जाता है प्रोसिक्यूशन का तो उसको एक्यूज को फायदा होता है। चले अभी नहीं हुआ, उन्होंने सजा दे दी है, लेकिन कोई भी अपीलेट फोरम जो उसको देखेगा, अगर उसके 342 के बयान नहीं हुए या उनके डिफेंस, इसमें थोड़ा सा ये भी हुआ है, ये बात अपनी का बिल्कुल 100% ठीक है कि जो पीटीआई या इमरान खान समझते थे कि हमारे खिलाफ स्ट्रांग केस है, ये तो अभी जेल में, अगर वो बाहर होते तो कोई कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकती। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि उनका मतलब बहुत मुश्किल था वो उनका ट्रायल करना भी, और वो नहीं चाहते। ये जिसने भी स्ट्रेटेजी बनाई है उनको पहले अंदर करके ट्रायल किए गए, इसलिए जल्दी किए गए हैं। अगर बाहर होते तो ट्रायल बहुत मुश्किल था। एक केस लेकिन वैसे जद्दून साहब, हमारे यहाँ एक हमारा जो सिस्टम है ना, कानून जो अदालतों का अदालती निज़ाम है, उसके अंदर वैसे ही ये हमें बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि किसी का ट्रायल जो है वो हो रहा हो। मसलन हमने देखा है कि नैब का केस चल रहा था शरीफ फैमिली के ऊपर, वहां पर मैं लाहौर में था और मैं लाहौर में इस केस को डेली हर हेयरिंग पे जाया करता था देखने के लिए। 3.5 साल में 8 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए थे, और वो भी फिर से शुरू हो गए थे। जब एक और उसमें गवाह ऐड हुआ तो वो सारों के दोबारा से शुरू हुए, 110 में से सिर्फ 3.5 साल में। और फर्द जुर्म जो है वो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, वो 1.5 साल तक आयद नहीं हुई, और आयद बुकला ने नहीं होने दी कि जनाब आज फलां छुट्टी पे, आज फलां की तबीयत खराब है, आज फलां वजह से नहीं हो सकती। तो ये तो हम हर दूसरे केस में देखते हैं कि ये एक मामूल की बात है, अगरचे ये ठीक नहीं है किसी केस में भी। देखें, अगर ये तो बात आप फिर हकीकत मान रहे हैं कि इस केस में यही होता है। हम ये नहीं कहते कि अगर उनके साथ कोई गलत काम हो रहा है तो इसके साथ भी गलत काम हो, या उनके साथ कोई, देखिए काम सारा मेरिट पे होना चाहिए। अगर केस बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो अगर आपने किसी बंदे को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करना है या रास्ते से हटाना है, उसके लिए केस बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिस पे केस बनता है उसको भी पता होता है, जो बनाते हैं उनको भी पता होता है ये केस जो है वो 2 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है, इससे ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में देखें, चले हम 1 मिनट के लिए लेते हैं, इनके खिलाफ स्ट्रांग केस है, तो अगर केस वो सजा वाकई देना चाहते हैं केस की बुनियाद पे, ये तो आप इंटेंशन देखेंगे ना। ये तो बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी अगर पार्टी चेंज कर लेते तो उनके खिलाफ अबैटमेंट का केस ना बनता। ये बड़ी ज्यादती है कि आप किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए केस बना, चाहे कोई भी पाकिस्तान का लीडर हो। 76 साल में तो कोई आज की जो अदालत है, जब वो सजा दे चुकी है तो बाद में वो उस अपने फैसले पछताते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को अभी उन्होंने सजाए मौत दे दी, तो आज वो कहते हैं जी नसीम हसन शाह के जो नौकरी करनी होती है तो बड़ा प्रेशर होता है, तो उस वक्त कोई जरूरत नहीं करता। अभी इसी जज बशीर ने जब नवाज शरीफ को सजा दी थी तो हमने कहा था ये जज साहब की जो जजमेंट है वो मेरिट पे नहीं है, गलत है। अगर आप मुझसे आज पूछे तो मैं कहूँ कि ये जज जो है, आप मुझे कहेंगे ये इंसाफ पे फैसला करता है, तो मेरे ख्याल में शकूक व शुबहात हैं कि ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते जज साहब। अगर करते तो फिर उस वक्त भी वो सजा जो है वो कहते जी मैं सैटरडे को कोर्ट नहीं लगाता, मैं संडे को कोर्ट नहीं लगाता, मैं अपनी मर्जी से कोर्ट लगाऊंगा, मुझे कोई प्रेशर नहीं चाहिए। उस वक्त भी हमने देखा कि लोग जाते थे डायरियों के आगे मुंह छुपाते थे, इनको मिलते थे जज साहबान को। तो जज की जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ना, वो ट्रायल के लिए बहुत जरूरी होती है, और फेयर ट्रायल, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती है। आगे केस जो बनाते हैं प्रोसिक्यूशन उसको मेरिट पे बनाना चाहिए। अगर वो गवाह नहीं लेके जाते या आगे डिफेंस रजिस्ट करती है तो उसका जो तरीका फिर उन्होंने अडॉप्ट किया है वो आगे मेरिट पे देखा जाएगा कि आया वो केस को लिंगर ऑन करना चाहते थे। तो क्रिमिनल केस तो 20-20 साल से भी नैब में चल रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। सही है। और ऐसे केस भी हैं जो बहुत जल्दी डिसाइड हो जाते हैं, विद इन मंथ डिसाइड हो जाते हैं। सही है। अब ये तो आप इस पे बहस करें तो ये तो बहुत लंबी चौड़ी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 10 मिनट में दे देती है कि जी वजीर आजम फारग है, तो ये तो फिर आपको पता है जो इसके पीछे मशीनरी होती है। बिल्कुल ठीक है। बाज की जो सस्पेंशन ऑफ उसकी सजा की जो मुअत्तली है वो पहले ही हेयरिंग में हो जाती है, बाद दफा 14 दिन का नोटिस या 21 दिन का नोटिस जारी हो जाते हैं। तो जी जान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? पहली बात जो है कि मैं जहांगीर जदून साहब की कई बातों से मैं इत्फाक करता हूं, और इस बात से मैं इत्फाक करता हूं कि ये जज शायद प्रेशर में आ जाता है, लेकिन ये जज इस मामले में, इस मामले में प्रेशर में आया है कि इस केस को खराब कर दिया प्रेशर में आकर।
ये नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ सजा देने के लिए प्रेशर था, क्योंकि ये केस ज्यादा संगीन है। मैं इस फैसले पर मुतमैन नहीं हूं, क्योंकि इसमें स्मगलिंग भी हुई है। तहैफ एक प्रॉपर्टी टाइकून, अगर आप कहें तो मैं नाम ले लेता हूं, उसके जाती जहाज में यहां से ले जाए गए और फिर 75 लाख दिरहम की रकम एक बैग में, ब्राउन कलर के लेदर बैग में, ये नैब की रिपोर्ट में ये भी मौजूद है। वो वहां से उसी जहाज पर लाई गई। रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक $10,000 से ज्यादा रकम आप बैंकिंग चैनल के बगैर पाकिस्तान से ले जाते हैं या ले आते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। ठीक है। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, इस केस में स्मगलिंग को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, इसलिए 14 साल की सजा हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग की सजा पता है 25 साल है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ नायब की मजबूरी हो, क्योंकि निजी नायब से मेरी मुलाकात हुई थी, नायब की इन्वेस्टिगेशन टीम से भी, क्योंकि वो इनके परव्यू में नहीं आता था। मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करती है FIA और स्मगलिंग को इन्वेस्टिगेट करता है कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है। मैं अब भी समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉ डिवीजन वो इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन FIA और कस्टम डिपार्टमेंट के पास भेज सकते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया में एक हीनियस क्राइम है, उसको सर पे नजर नहीं किया जा सकता। इसके पे रिप्रिकॉशन फेटिव में आते हैं पाकिस्तान को, लिहाजा ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो सर अब मुझे ये बताइए ना कि ये जो बाकी लोग हैं, क्या आप समझते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी होना चाहिए? और जहां जहां पर देखें ना, ये पूरी मेरे पास फहरिस्त पड़ी है और अभी आप इल्जाम लगाएं सर, आप असद साहब इल्जाम लगाएं कि आसिफ जरदारी ने ये गाड़ी ली, गिफ्ट लिया, ये गाड़ी ली, फलां शोरूम पर जाकर बेच दी। ये स्टोरी मैंने की कि इमरान खान ने तोहफे बेचे हैं। मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा वजीर आज़म इंसानी तारीख में तोहफा बेचना जिसने तोहफे बेचे हूं? तोहफे सस्ते लिए हैं। पहले मैं आपको बता रहा था कि अपनी अथॉरिटी को यूज करके, अपने पावर को यूज करके, बिल्कुल सही है, सबसे पहले तो गलत किया ना, ये तो उनको सजा होगी। लेकिन ये चूंकि हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली कल्चर बना हुआ है, ये दूसरी जगहों पर ये हमें नहीं मिलता ना। पहले तोहफे सस्ते लिए, अंडर प्राइसिंग करवाई, अच्छा सस्ते लेने के बाद उनको महंगा बेच दिया। इसमें इंटेंशन हमें मुनाफा कमाने की नजर आती है। सही है। अगर किसी ने गाड़ी 2 करोड़ वाली 1 करोड़ प्राइस असेसमेंट करवा के उसकी 50 6 करोड़ की गाड़ी 6 लाख में ली हुई है, ले ली है, लेकिन उसके पास आए, वो कहता है तो बेचना जुर्म है या अंडर प्राइसिंग करवाना? मेरी बात सुने, दुनिया में तोहफा अपने पास रखने का रेसिपिएंट को कोई ना कोई, हर मुल्क कोई ना कोई तरीके से हक देते हैं, क्योंकि उस जो आपको पता है कि जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं? उसमें लिखते हैं कि ये तोहफा मुझे फलां डिग्नेटरी ने दिया था, ये मेरे लिए यादगार है और मैं बातौर इस यादगार इसको अपने पास रखना चाहता हूं। ठीक है। और फिर स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि मैं तमाम रूल्स रेगुलेशन की पाबंदी करूंगा। ठीक है। अब यह है कि जब आप मुनाफा कमाने की नीयत से अंडर प्राइसिंग करवाएं और फिर बाजार में बेच दें, आप पर प्रूफ हो जाए आप मनी लॉन्ड्रिंग के भी मुर्तकब हुए हूं, आप स्मगलिंग के भी मुर्तकब हुए हूं, यहां पर बताए कि इस प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं हुआ है तो क्या जुर्म नहीं हुआ? ठीक। मैं ये पूछता हूं कि इमरान खान मुजरिम नहीं है, महज ये टैक्टिस होता है किसी मुजरिम को बचाने का। मैं ये पूछता हूं, आपकी चूंकि बहुत एक्सपर्टीज है, मेरा सवाल यह है कि अगर इसका दायरा बढ़ाया जाए तो आपके ख्याल में ये बेचने वाला फैक्टर तो चले एक है, लेकिन बाकी अंडर प्राइसिंग करवाना और रूल्स को रिलैक्स करवाना, अगर दायरा कार बढ़ाया जाए तो और भी सियासतदान इसमें आ जाएंगे शिकंजे में? और सियासतदान भी देखिए कंसीलमेंट में आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्योंकि तोशा खाना पार्ट 2 पर भी काम कर रहा हूं, ठीक है? वो किस सियासतदान के खिलाफ कर रहे हैं? नहीं, मैं सारे किसी एक को मैं कभी पेन पॉइंट नहीं करता। जी। वो जो है ना, जितने भी, जब ये रिकॉर्ड आया था, मेरी कोशिशों के नतीजे में रिकॉर्ड आया मंजर आम पर, तो 2002 से 2023 तक का, इसमें कई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस बेरर्स, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, सिविल भी है, दूसरी भी है, और सियासतदान भी है जो कंसीलमेंट के जुमरे में तो आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जहां तक है अंडर प्राइसिंग का को तो बाकायदा कोई JIT हो, कोई मतलब टास्क फोर्स हो जो कि बड़े पैमाने पर अंडर प्राइसिंग को फॉरेंसिक तरीके से जो है ना उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तब अंडर प्राइसिंग सामने आएगी। ठीक है। लेकिन कंसीलमेंट के तो बहुत सारे केस हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राना अबरार खालिद साहब, जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, हाफिज़।